जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारी एनसीईआरटी की सीरीज में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों अध्याय तीसरा, और तीसरे अध्याय का नाम है समानता। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत का तीसरा अध्याय जिसका नाम है समानता। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास गोला। मां सरस्वती, मां भगवती को वंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बिना कोई औपचारिकता पूरी किए हुए सीधे प्रश्न की बात कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न देखिए, समानता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो समानता शब्द से सरोकार नहीं रखता है। यानी तीन कथन तो समानता से संबंधित है, जबकि चौथा कथन है जो समानता से संबंधित नहीं है। आप लोगों को बताना, समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। बिल्कुल ये कथन सही है कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है, यानी समानों में समान। समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता का होना अति आवश्यकता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, समानता में निष्पक्षता का होना अति आवश्यक है। यह कथन भी आप लोगों का सही है। अक्षमता के शिकार व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान भी समानता का एक अंग है। अक्षमता की बात करें ना, जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे दिव्यांग जो कि अपने शरीर से पूर्णतः सक्षम नहीं है, तो उनके लिए भारत में आप लोगों को पता है आरक्षण की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? आरक्षण की व्यवस्था है। इसी प्रकार से यूएसए की बात करें तो यूएसए में सकारात्मक कार्रवाई की व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था करना भी समानता का एक अंग है, यानी कि ये तीनों कथन सही है। फिर चौथा कथन है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव समानता है। यह कथन प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों का गलत हो जाएगा। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव समानता नहीं है। क्या है? स्वतंत्रता है। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता की बात करें ना तो भी नकारात्मक स्वतंत्रता है। सही उत्तर आप लोगों को हो जाएगा डी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्यारे विद्यार्थियों है आपके महात्मा गांधी जी का। किनका है? महात्मा गांधी जी का है। अर्नेस्ट बार्कर की बात करें ना तो अर्नेस्ट बार्कर ने कहा कि समानता एक बहुरूपिया विचार है। कैसा विचार है? बहुरूपिया विचार है। समानता एक बहुरूपिया विचार है। यह अलग अलग समय अलग अलग जगह अपना रूप बदलती रहती है। तो समानता कैसी है? बहुरूपिया जैसी है। उसके बाद में डॉर्किन की बात करें ना तो डॉर्किन ने कहा था कि सभी राजनीतिक सिद्धांतों का अंतिम सामाजिक मूल्य समानता है। बहुत अच्छा कथन है, आप लोग लिख लीजिए। आप लोगों को यह लिखना है कि सभी राजनीतिक सिद्धांतों का अंतिम सामाजिक मूल्य समानता है। यह बात किसने कही? यह आपके रोनाल्ड डॉर्किन ने कही। अरस्तु की बात करें ना तो अरस्तु ने यह कहा था कि समानता एक विरोधाभासी वाला शब्द है। छोटा व्यक्ति चाहता है कि मैं उसके बराबर आऊं, उसके वो बराबर आ जाता है। फिर वो बराबरी वाला व्यक्ति चाहता है कि मैं इससे आगे जाऊं। तो समानता है जो समानता का उन्होंने विभेदक प्रस्ताव भी दिया था, यानी समानता के दो विभेद भी बताए थे। किसने? अरस्तु ने। और समानता अलग अलग वर्गों में अलग अलग प्रकार की होती है, ये बात किसने कही थी? अरस्तु ने कही थी। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग स्कूल वैकेटर की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों का विषय है राजनीति विज्ञान, तो हम लोगों ने एक सिलेक्शन प्रूफ वाली ग्रीन पेन वाली टेस्ट सीरीज 2.0 लॉन्च की है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज है। कैसी है? यूनिट वाइज। ये आप लोगों के राजनीति विज्ञान की बात करें सिलेबस की तो 6 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट में प्यारे विद्यार्थियों आपको 100% दिए जाएंगे। कितने? 100%। उन प्रश्नों को हल करने के बाद में आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। आप लोगों को क्या मिलेगा? वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि आप लोगों को हो जाएगा पूरा का पूरा क्रैश कोर्स। क्या हो जाएगा? आप लोगों का क्रैश कोर्स हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो सुनहरा संघर्ष है सुनहरी सफलता में तब्दील हो, तो प्यारे विद्यार्थियों मेरा आप लोगों से छोटा सा सजेशन है
कि ये आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज मील का पत्र साबित होगी, ब्रह्मास्त्र के रूप में टेस्ट सीरीज है, रामबाण औषधि के रूप में, या फिर मैं यूं कहूं कि डाइजेस्टर के रूप में औषधि है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आगे देखिए अगला प्रश्न, राम मनोहर लोहिया ने निम्न में से कौन सी असमानता का उल्लेख किया। राम मनोहर लोहिया की बात करें तो राम मनोहर लोहिया जी ने असमानता का उल्लेख किया था। स्त्री पुरुष असमानता, रंग आधारित असमानता, जातिगत असमानता, यानी कि उपयुक्त सभी। आप लोगों का कथन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी। अब देखिए राम मनोहर लोहिया जी की बात करें ना तो राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी नेता थे, बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। इन्होंने सप्त क्रांति का सिद्धांत भी दिया। सप्त क्रांति का सिद्धांत भी किसने दिया? राम मनोहर लोहिया जी ने दिया। सप्त क्रांति से मुझे एक और तथ्य याद आता है जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों समग्र क्रांति। समग्र क्रांति या फिर संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, और यह समग्र या फिर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था आपके जेपी नारायण ने। जेपी नारायण ने यानी कि जयप्रकाश नारायण ने यह नारा दिया था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी क्रांति में विद्रोहियों द्वारा स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा दिया। बिल्कुल ये बात सही है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो ध्यान रखना 1776 में हुई थी। किन के विरुद्ध हुई थी? तो भूस्वामी, अभिजन या अत्याचारी शासकों के विरुद्ध हुई थी। समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान भी उठी थी। बिल्कुल यह बात भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्यारे विद्यार्थियों आपके कथन एक और दो दोनों क्या है? सत्य है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन है जो आप लोगों को बताना है। असमानता की बात हो रही है, समाज जनित और प्राकृतिक असमानता। देखिए समाज जनित असमानता लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं यानी कैपेसिटी, प्रतिभा, योग्यता और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। क्या यह बात सही है? मुझे तो यह बात सही नहीं लग रही है। ये ऐसी असमानता है जो क्षमताओं के आधार पर हो या फिर प्रतिभा के आधार पर हो, यह समाज जनित नहीं होती है। तो कौन सी होती है? यह होती है आपके प्राकृतिक। कौन सी? प्राकृतिक असमानता होती है। कौन सी? प्राकृतिक असमानता। तो यह आपके कथन है जो गलत हो जाएगा। प्राकृतिक असमानता ही वह होती है जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह के द्वारा, यह थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है ना, समूह के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। नहीं, यह बात भी गलत है। यहां आपके आएगा आपके समाज जनित। समाज जनित यानी एग्जाम में इन्होंने आपको फ्यूज करने के लिए ऊपर नीचे कथन दे दिए। दोनों ही कथन क्या है? गलत है। यानी न तो एक और न दो, यानी न तो एक और न ही दो, कोई भी सत्य नहीं है। दोनों क्या है? असत्य है। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। एक साइड में आप लोगों के अवधारणा दे रखी है और दूसरी साइड में आप लोगों के एग्जाम्पल दे रखे हैं। सकारात्मक कार्रवाई। सकारात्मक कार्रवाई की बात करें तो सकारात्मक कार्रवाई कहा जाता है यूएसए के अंदर। इसी सकारात्मक कार्रवाई को भारत में कहा जाता है आरक्षण। क्या कहा जाता है? आरक्षण, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिजर्वेशन कहा जाता है। अब देखिए सकारात्मक कार्रवाई किससे संबंधित है? प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार। यह आपके सकारात्मक कार्रवाई नहीं है, ये तो इसमें आएगा आपके समान अधिकार या फिर राजनीतिक अधिकार। सकारात्मक कार्रवाई में देखिए बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। सकारात्मक कार्रवाई या आरक्षण के तहत बैंक है ना जो वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देते हैं। कितनी ऊंची दर देते हैं? तो आपके ए में क्या हो जाएगा? ए के सामने आएगा आपके 2। एक के सामने 2 कहां पर है? ये एक के सामने 2 है और ये, यानी कि आपका बी और सी तो हो जाएगा गलत। अवसर की समानता की बात करें ना तो अवसर की समानता के तहत यह लिखा हुआ कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है या फिर प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। बिल्कुल अवसर की समानता में जो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलने का अधिकार है। इनकी आप लोगों के 3 हो जाएगा। ये रहा 3 और यहाँ 1 है। तो आपका ऑप्शन क्या है? ए सही हो जाएगा। फिर भी हम देखते हैं कि समान अधिकार, समान अधिकार की बात करें तो प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। और आप लोग जानते हैं कि भारत में मताधिकार की आयु पहले कितनी थी?
21 वर्ष जब संविधान लागू हुआ था। उसके बाद में बात करें हम 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और ये हुआ था आपके 1989 में। इस समय इस 21 वर्ष से घटा करके मतदान की आयु कितनी कर दी गई? 18 साल। यानी कि 21 से घटा करके कितनी कर दी? 18 साल। इस समय सरकार किसकी थी? तो राजीव गांधी की सरकार थी। आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी इसमें ए। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आप लोगों को फिर से वही है जो सत्य कथन आप लोगों को बताना है। क्या बताना है? सत्य कथन। अब देखिए, मार्क्स 18वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। कार्ल मार्क्स की बात आ रही है। कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, पूरी दुनिया के मजदूरों एक जगह इकट्ठे हो जाओ। आप लोगों के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, पूरा संसार आप लोगों के पास में पाने के लिए है। और आप लोगों को भी मैं कह रहा हूं, प्रतियोगी योद्धाओं, आप लोग तैयारी कीजिए, पूरे समर्पण के साथ में तैयारी कीजिए। आपके पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। पद, प्रतिष्ठा और पैसा आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पहले समर्पण की आवश्यकता है। मार्क्स 18वीं सदी का प्रमुख विचारक था, यह आप लोगों का गलत हो जाएगा। मार्क्स 19वीं सदी का था। कौन सी सदी? 19वीं सदी। मार्क्स ने दलील दी कि खाईनुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व का होना है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो समाज में आर्थिक रूप से खाईनुमा असमानता है ना, इसका बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व है। यानी कि पूंजीपति महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर क्या करते हैं? निजी स्वामित्व कर देते हैं। इस वजह से अमीर और गरीब के बीच में खैया 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 ये बढ़ती 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 जाती है। ठीक है, ये बात सही है, ये बात सही है। फिर आगे देखिए, मार्क्स के अनुसार निजी स्वामित्व वाले मालिकों के वर्ग अमीर तो बन जाते हैं। निजी स्वामित्व वाले मालिक नहीं है, मालिक, मालिकों के वर्ग अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की राजनीतिक ताकत प्राप्त नहीं होती है। नहीं नहीं, ये आपके गलत हो जाएगा। जिनके पास में पैसा होगा वो राजनीति में आएगा, उसकी राजनीतिक ताकत बढ़ेगी, सीधी सी बात है, एब्सोल्युटली बढ़ेगी। और वो राज्य की नीतियां और कानूनों को प्रभावित कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार को इससे कोई खतरा नहीं होता, नहीं खतरा होगा उसको। यानी कि फिर अपन कह सकते हैं जिनके पास में अधिक पैसा है वो सरकार की, या फिर हम बात करें नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। और हो सकता है कि वो एक तरफा राज करने लग जाए, तो लोकतंत्र को क्या होगा? खतरा होगा। आपका दूसरा और तीसरा कथन, अपना तीसरा कथन क्या है? गलत है। सत्य कथन बताना केवल और केवल दो कथन है, यानी कि आपका है जो आंसर है जो भी सही हो जाएगा। आगे देखिए, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला सिद्धांत कौन सा है? स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला सिद्धांत है प्यारे विद्यार्थियों आपके नारीवाद। कौन सा है? नारीवाद। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है फेमिनिस्ट। क्या कहा जाता है? फेमिनिस्ट कहा जाता है। उदारवाद की बात करें ना, उदारवाद के केंद्र में कौन है? उदारवाद के केंद्र के अंदर है व्यक्ति। उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति में जितनी योग्यता होगी उतना आगे बढ़ जाएगा। योग्यतम की उत्तरजीविता। उदारवादी क्या कहते हैं? योग्यतम की उत्तरजीविता, ये बात करते हैं उदारवादी। समाजवाद की बात करते हैं, समाजवादी कहते हैं कि आर्थिक रूप से जो समाज में असमानता है वो किस प्रकार से मिटे, ऐसा राज्य को काम करना चाहिए। और पूंजीवादी विचारधारा वाले लोग तो निजी स्वामित्व पर क्या करते हैं? एकाधिकार करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नारीवाद। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर भी बात आ गई, उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंदिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। बिल्कुल, प्रतिद्वंदिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं उदारवादी। यानी उदारवादी चाहते हैं कि समाज में मनुष्य विवेकशील है तो समाज में प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। यह बात आपकी क्या है? सही है। उदारवादियों के लिए नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक न्यायोचित और कारगर नहीं है। ये देखिए सिल्ली मिस्टेक हो रही है यहां पर। नहीं है, नहीं है। उदारवादी कहते हैं, लिबरलिज्म वाले लोग कहते हैं कि नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत यानी कंपटीशन एग्जाम्स
सर्वाधिक न्यायोचित और कारगर उपाय है, और यहां पर लिखा हुआ है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है, तो केवल और केवल क्या हो जाएगा, ए सत्य हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आपके एक परिभाषा है, समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाती है। समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाती है। समानता की उत्कंठ अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। बहुत अच्छी परिभाषा है, आप लोगों को इसके ऊपर क्या लगाना चाहिए, 7 स्टार लगाना चाहिए। समानता द्वार से प्रवेश करती है, यानी कि समानता आगे वाले मुख्य गेट से प्रवेश करेगी तो स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाएगी। यह कथन किसका है, यह कथन है आपके लॉर्ड एक्टन का। फिर लॉर्ड एक्टन साहब आगे कहते हैं कि समानता की उत्कंठ अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा है जो व्यर्थ हो गई है, यानी कि बेकार हो गई है। आप कौन कह रहे हैं, लॉर्ड एक्टन साहब कहते हैं। किसी ने इसको ठीक ढंग से समझाने के लिए यह भी कहा कि जिस प्रकार से सांस मुख्य गेट से आती है, बहु पिछले गेट से बाहर निकल जाती है। जिस प्रकार से स्वतंत्रता और समानता में विरोधाभास है, इसी प्रकार से सास और बहू के अंदर विरोधाभास है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसी ने कहा है, मुझे याद नहीं है किसने कहा है, ठीक है। किसी ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से मंडली में सास बहू बैठी है और उस मंडली में अगर अचानक से सास आ जाती है तो बहू वहां से मुंह उठा करके खड़ी होकर के चली जाती है। ये समानता और स्वतंत्रता में जिस प्रकार से विरोधाभास है, उसी प्रकार से सास और बहू में विरोधाभास है। ये केवल आपको याद करवाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, पोलार्ड, हॉबहाउस और लास्की, पोलार्ड, हॉबहाउस और लास्की, इन्होंने भी स्वतंत्रता से संबंधित बहुत बढ़िया कथन दिए हैं। ये 7 स्टार हैं, ये चारों के कथन आए हुए हैं। मैं आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं, 1 मिनट का समय दूंगा, आप लोग जल्दी से इन तीनों कथनों के बारे में लिख के बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने इस प्रकार के प्रश्न की फॉर्मेटिंग पढ़ी है। 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास में, जल्दी से उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूं आप लोग बताएंगे, चलो बता देंगे पोलार्ड के बारे में, हॉबहाउस के बारे में और लॉस्की के बारे में। पोलार्ड ने क्या कहा था, हॉबहाउस ने क्या कहा था, लॉस्की ने क्या कहा था। पोलार्ड ने स्वतंत्रता के बारे में कहा कि स्वतंत्रता, पोलार्ड ने कहा था कि स्वतंत्रता का एकमात्र अंतिम समाधान, या फिर हम बात करें इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हो, तो वो सॉल्यूशन है आपकी समानता। उसके बाद में हम लोग बात करें हॉबहाउस की। हॉबहाउस ने कहा था कि समानता के बिना स्वतंत्रता का स्वर तो बहुत ऊंचा है, यानी आवाज तो बहुत ऊंची है, लेकिन इसके परिणाम क्या है, भद्दे है। उसके बाद में लॉस्की ने कहा था कि समानता स्वतंत्रता के बिना एक गुंबद के समान है, सीमित गुंबद, छोटा सा गुंबद के समान है। इसका अर्थ ही, इसका प्रभाव है जो अर्थहीन है। आप लोगों में को मैं छोटे से कीवर्ड बता देता हूं। पोलार्ड ने कहा था कि अंतिम समाधान, और अंतिम समाधान, और अंतिम समाधान क्या है, स्वतंत्रता, ठीक है। हॉबहाउस ने क्या कहा था, हॉबहाउस ने कहा था ऊंचे स्वर, भद्दे परिणाम। और आपके लॉस्की ने क्या कहा था, लॉस्की ने कहा था सीमित गुंबद, सीमित गुंबद, या फिर हम कह सकते हैं अर्थहीन। अर्थहीन क्या है, अर्थहीन यानी स्वतंत्रता के बिना समानता अर्थहीन है। आप लोगों को चारों की चारों, ये तो आप लोगों को मैंने बता दी, लॉर्ड एक्टन वाली थी, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कीवर्ड मैंने आप लोगों को बता दिए। वेरी 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 और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। आशा और अपेक्षा करता हूं कि इन कीवर्ड्स को जोड़ करके आप लोग इनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास समानता के टॉप 5% जो कि हर एक एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है कि समानता के कितने आयाम होते हैं
फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सर समानता के इतने आयाम होते हैं। अगला प्रश्न है कि सप्त क्रांति का सिद्धांत किसने दिया था? सप्त क्रांति का सिद्धांत किसने दिया था? मैंने आप लोगों को बताया था, क्लास देखी ढंग से तो आप लोग बता पाएंगे। फिर अगला प्रश्न है कि समानता की मांग एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी संघर्षों के दौरान कब उठी थी? शताब्दी का नाम आप लोगों को लिख के बताना है। फिर अगला प्रश्न है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, ये कथन किसका है? भ्रम है, इल्यूजन है या डाउट है? दूसरा प्रश्न आप लोगों ने ढंग से देखा तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बता देंगे। और उसके बाद में है कि परंपरागत व प्राकृतिक व परंपरागत विषमता में भेद किसने बताया? ये पांचों के पांचों प्रश्नों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तभी मुझे लगेगा कि आप धीर गंभीर विद्यार्थी है। आप लोग इन प्रश्नों को उत्तर बताएंगे ना तो आप लोगों के लिए मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, समानता वाला पाठ हम लोगों के पूरा हो गया। आप लोगों को चाहिए कि सर आप इसकी पीडीएफ हमारे को भेजिए, तो आप दिए हुए मोबाइल नंबर 92143 534843 इन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि सर हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर। हम लोगों ने ये क्लास तो देख ली, आप है जो हमारे को पीडीएफ भेज दीजिए, और पीडीएफ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगी जो अंतिम 5 प्रश्नों के क्या बताएंगे? उत्तर बताएंगे। और अगर आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि अंतिम समय में आपकी तैयारी को उद्धार मिले, तो आप प्यारे विद्यार्थियों ग्रेड 10 वाली टेस्ट सीरीज 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।